बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम लोग करने लगे हैं फिज़िक्स क्लास 9 चैप्टर 2 शॉर्ट क्वेश्चंस। बहुत ही आसान से हम इनके आंसर्स लेके आते हैं। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो अगर आपको समझ आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, डिफाइन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं? सिंपल से इनकी डेफिनेशंस आप लोगों ने पीछे इनकी डेफिनेशन चैप्टर के स्टार्ट में इनकी डेफिनेशन जो थी वो पढ़ी होंगी कि जो फिजिकल क्वांटिटीज कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय मैग्नीट्यूड अलोन है, या फिर ऐसी क्वांटिटीज जिनको मैग्नीट्यूड की सिर्फ डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, उन्हीं जो स्केलर क्वांटिटीज कहा जाता है। और ऐसी क्वांटिटीज जिनको वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन बताने की भी हमें ज़रूरत होती है, उन्हें वेक्टर क्वांटिटीज़ कहा जाता है। जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है उन्हें स्केलर, और जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की ज़रूरत होती है उनको जो है वेक्टर क्वांटिटीज़ कहा जाता है। तो बस ये सिंपल सा आंसर है। फिजिकल क्वांटिटीज़ कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय मैग्नीट्यूड अलोंग आर का स्केलर क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ रिक्वायर्ड बोथ मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन फॉर फुल डिस्क्रिप्शंस। अब देखते हैं कि वेक्टर ए, ये जो वेक्टर दिखते हैं हम उसके ऊपर फॉर एग्जांपल ए वेक्टर है तो उसके ऊपर एरो डालते हैं ना, तो वो एरो उसकी डायरेक्शन बता रहा होता है वो किस डायरेक्शन को है। ठीक है, अब से अगला क्वेश्चन देखें। क्या हो गया, सॉरी क्लास। अगला क्वेश्चन देखें जी। फाइव एग्जांपल्स ऑफ ईच स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। कोई सी 5 एग्जांपल्स दें स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज की। आपकी बुक के ऊपर भी दी हुई हैं, ये वाली एग्जांपल्स आपने की हुई हैं। मास, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, एनर्जी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स एंड मैग्नेटिक मोमेंटम। सॉरी, ये 5 एग्जांपल्स हैं। आप लोगों ने सिंपल के पेपर्स में इनकी एग्जांपल्स लिख के लिए हैं। ऊपर जब उसने डिफाइन पूछी है, अगर आप उसके साथ एक आधी एग्जांपल भी इनमें से लिखा है, स्केलर के साथ लाइक मैस एंड डिस्टेंस लिखा है और दूसरे के साथ वेक्टर के साथ डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, तो आंसर जो है ज़्यादा अच्छा हो जाता है। आगे देखिए, स्टेट हेड टू टेल रूल। हमने हेड टू टेल रूल को जो है वो स्ट्रेट करना है। फॉर एडिशन ऑफ द वेक्टर, वेक्टर को कैसे ऐड किया जाए, तो उसके लिए हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल जो आपकी बुक के ऊपर दिया हुआ है या तो आप सीधा सीधा वही कर लें, या फिर आप ये भी कर सकते हैं। इसमें सिर्फ सिंपल है कि ज्वाइन द टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर विद द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। टेल, ये जो एरो होता है, ठीक है, उसकी जो टेल होती है जिसके ऊपर डायरेक्शन वाला साइन बना होता है, उसकी टेल को जो है वो इसकी टेल को यानी कि जो उसके पीछे वाला था उसको हेड के साथ मिलाना है फर्स्ट वेक्टर के, and draw the vector from the tail to the first vector to the head of the last vector, and this and ये वाला जो लास्ट वाली की लाइन है ये हमारे रिजल्टेंट वेक्टर होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने 2 एरोज जो है वो ड्रा करने हैं। तो जो पहले जो सेकंड की टेल होगी, लाइक ये देखें, ये वाला भी जो हमारा एरो है, इसकी जो टेल होगी, जो पीछे वाला हिस्सा होता है, उसको जो पहले वाला होगा उसके हेड के साथ मिलाना है, जो कि डायरेक्शन शो कर रहा होता है। ठीक है, और उसके बाद जो हम लोगों ने रिजल्टेंट वेक्टर इन दोनों के दरमियान ड्रा करना है, उसका क्या होना चाहिए कि उसकी जो टेल होगी हमारा, उसके जो लास्ट वाला हिस्सा होगा पार्ट उसका एरो का, उसके पहले वेक्टर से मिलाना है एंड टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड स्पीड टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड स्पीड टाइम ग्राफ क्या होते हैं, हमें ये बताना है। तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल सा आंसर लेके आए हैं आपके लिए। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ग्राफ शो हाउ डिस्टेंस चेंज विथ टाइम। ऐसा ग्राफ जो ये शो करे कि कैसे हमारा जो डिस्टेंस है वो टाइम के साथ चेंज हो जाता है। एंड स्पीड टाइम ग्राफ, अ ग्राफ शोइंग हाउ स्पीड चेंज विद द टाइम। तो बस इनमें यही है कि इसमें स्पीड याद करने वाला लफ्ज़ है और इसमें जो डिस्टेंस याद करना है, और ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। एंड विद टाइम, डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड स्पीड टाइम ग्राफ। हमारे 4 क्वेश्चन हो गए। अब चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। Falling object near the earth have the same constant acceleration. Does this imply that a heavier object will fall faster than a lighter object? फॉलिंग ऑब्जेक्ट नियर द अर्थ हैव द सेम कांस्टेंट एक्सेलरेशन। जो भी अर्थ के करीब करीब ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जब वो नीचे गिरते हैं तो उनकी जो सेम एक्सेलरेशन होती है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो हैवियर ऑब्जेक्ट है, जो ज़्यादा वजनी ऑब्जेक्ट हैं, वो ज़्यादा जल्दी ज़मीन पर गिरेंगे एज़ कम्पेयर टू लाइटर, यानी कि जो हल्के हैं उससे। ठीक है, वो ये पूछ रहे हैं कि क्या ये पॉसिबल है या ऐसा ही होता है कि
जो हैवी ऑब्जेक्ट हैं जिनका वजन ज़्यादा होता है वो जल्दी गिर जाते हैं, जो जिनका वजन जो है कम होता है। कौन सी चीज़ें जो है ज़्यादा जल्दी गिरते हैं? तो हमने इसके आंसर में कहना है नो, दे ऑल फॉल एट द सेम रेट। इसकी रीज़न अब हम लोग बताने लगे हैं कि क्यों ये एक ही रेट के साथ जो है वो ज़मीन के ऊपर गिर रहे हैं। इन द एब्सेंस ऑफ द एयर रेजिस्टेंस, जब एयर रेजिस्टेंस नहीं होती, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ द एयर रेजिस्टेंस ऑल द ऑब्जेक्ट फॉल विद द सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी रिगुलेशन ऑफ देयर मास है। अभी ग्रेविटी जो है वो हर एक हैवी जो ऑब्जेक्ट है उसे भी ज़मीन की तरफ खींच रही है, जो लाइटर ऑब्जेक्ट है उसको भी ज़मीन की तरफ खींच रही है। तो जब एयर रेजिस्टेंस एब्सेंट होती है, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ द एयर रेजिस्टेंस, जब भी कोई चीज़ हम ऊपर से नीचे की तरफ फेंकते हैं तो वो सेम ही एक्सीलरेशन के साथ नीचे आती है ग्रेविटी की वजह से। ठीक है, कोई भी चीज़ जब वो ऊपर से नीचे फेंकते हैं वो फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट होता है ना, तो जब वो फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट आता है चाहे वो हैवियर है या लाइटर है, दोनों एक ही एक्सीलरेशन के साथ ज़मीन पर गिरेंगे। ठीक है, इनका एक्सीलरेशन जो है सेम होगा। आंसर देखते हैं, नो दे ऑल फॉलो द सेम रेट इन द एब्सेंस ऑफ देयर रेजिस्टेंस ऑल ऑब्जेक्ट्स फॉल विद द सेम एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी रिगार्डलेस ऑफ देयर masses। आगे देखिए अगला 6वां क्वेश्चन है हमारे पास, द वेक्टर क्वांटिटीज आर समटाइम्स रिटन इन स्केलर नोटेशंस। जो वेक्टर क्वांटिटीज है वो इन स्केलर नोटेशंस में लिखी जाती हैं। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज वही होती है ना जो हमें इसकी डायरेक्शंस भी बताती हैं, तो हमने जो है सिंपल स्केलर नोटेशन में भी लिख देती हैं, लेकिन वो यहाँ पर उन्होंने कहा है नॉट बोल्ड फेस, बोल्ड फेस की फॉर्म में नहीं, हाउ इट्स डायरेक्शन इज इंडिकेटेड। अब जब स्केलर तो हमें डायरेक्शन नहीं बताता, जब हम उसे स्केलर नरेशन में लिख देते हैं तो हमें डायरेक्शन कैसे बताता है वेक्टर क्वांटिटीज। उन्होंने कहा है, उन्होंने ये भी साथ में बता दिया कि बोल्ड फॉर्म में वेक्टर को जो है वो दो फॉर्म में लिखते हैं। ये हम लोगों ने पीछे पढ़ा हुआ है, वेक्टर को किस किस फॉर्म में लिखते हैं। एक हम लिखते हैं बोल्ड फॉर्म में और दूसरा हम लिखते हैं उसके ऊपर एरो लगा देते हैं। ठीक है, ABC का करेक्टर लिख के उसके ऊपर जो है वो एरो के साथ उसकी डायरेक्शन शो करते हैं, हाउ इट्स डायरेक्शन इंडिकेट। उसकी डायरेक्शन का कैसे पता चलेगा, उसकी डायरेक्शन का ये इसके ऊपर ये जो है एरो है इसके ऊपर, ठीक है, इससे हमें जो इसकी डायरेक्शन का पता चलेगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं द डायरेक्शन इज इंडिकेटेड बाय ड्राइंग एन एरो अबव द सिंबल। कोई भी सिंबल जो आपने लिखना है, फॉर एग्जांपल हम लोग ने इजी का मतलब पता है, एग्जांपल हमने ये एग्जांपल दी है ए वेक्टर ए और उसके ऊपर डायरेक्शन इसकी शो करवाने के लिए हम लोगों ने इसके ऊपर एरो दिखा दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। एक बॉडी जब यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही है, विल इट्स वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म, गिव द रीजन। अगर एक बॉडी जब यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही है तो क्या उसकी वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म होगी? नहीं, उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगी। और क्यों नहीं होगी? इफ द बॉडी चेंज इट्स डायरेक्शन, अगर एक बॉडी जो है वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है, लाइक वो सर्कुलर मोशन में घूम रही है, सर्कुलर मोशन में जब हम घूमते तो हमारी डायरेक्शन जो है वो चेंज होती रहती है, क्योंकि हम लोग जब इस तरह गोल गोल घूमेंगे तो हमारी डायरेक्शन ऑब्वियस सी बात है चेंज होगी। ठीक है, तो वो पूछ रहे हैं ठीक है, if a body changes its direction circular motion, its velocity change even if the speed stay the constant। उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज होगी, इवन द स्पीड स्टे कांस्टेंट। वो कह रहे थे कि वो एक स्पीड के साथ, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब एक ही स्पीड के साथ जो है वो एक कार जो है वो मूव कर रही है, तो उसकी वेलोसिटी क्या सेम होगी, हमसे ये पूछा गया था। हम कहते हैं कि नहीं, इफ अ बॉडी चेंज इट्स डायरेक्शन, अगर कोई बॉडी जब अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है, चाहे वो सर्कुलर फॉर्म ना हो, फॉर एग्जाम्पल अभी वो कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ एक ही स्पीड के यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही है, तो वो सीधा सीधा इस तरह जा रही है और अचानक से रास्ते में जो है वो उसे अपनी डायरेक्शन से टर्न लेना हो, ठीक है, तो वो इस तरह को इस तरफ को मुड़ गई है। जब वो इस डायरेक्शन को मुड़ गई है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हमारी जो वेलोसिटी है, चाहे हमारी स्पीड कांस्टेंट ही हो, एक ही स्पीड के साथ हमने उसी स्पीड के साथ टर्न लिया हो, लेकिन हमारी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये सिंपल सा इसका आंसर है, इफ द बॉडी चेंजेस डायरेक्शन लाइक इन अ सर्कुलर मोशन, इट्स वेलोसिटी चेंज इवन इफ द स्पीड स्टे कांस्टेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, is it possible of for a body to have the acceleration when moving with the constant velocity, and second उन्होंने पूछा constant speed है, क्या एक बॉडी के लिए पॉसिबल है कि वो एक्सीलेशन रखे कि अगर वो मूव करिए कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ या फिर कांस्टेंट स्पीड के साथ, किसमें जो है वो उसका एक्सीलेशन होगा? तो सबसे पहले हम कांस्टेंट वेलोसिटी देखते हैं, इसमें कह रहे हैं कि नो,
हमारे जो है उसमें एक्सीलरेशन नहीं होगा। बॉडी मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी हैज़ जीरो एक्सीलरेशन बिकॉज बोथ इट्स स्पीड एंड डायरेक्शन रिमेन कांस्टेंट। ऊपर हमने पढ़ा था कि अगर उसकी वेलोसिटी ऊपर भी सेम यही ऑलमोस्ट क्वेश्चन था। हमने क्या क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन में वो पूछ रहे थे कि ये देखें कि उसकी डायरेक्शन, उसकी हम लोगों ने इसीलिए कहा था कि उसकी स्पीड वेलोसिटी जब तक उसकी कांस्टेंट नहीं होगी, ठीक है, अगर वो सर्कुलर मोशन में कर रही हो तो उसकी द बॉडी चेंजेस डायरेक्शन लाइक इन सर्कुलर मोशन इट्स इवन स्पीड स्टे कांस्टेंट। जब उसकी स्पीड अगर कांस्टेंट हो लेकिन उसकी वेलोसिटी जो है वो सेम ना हो तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो वेलोसिटी सेम ना हो तो उसका एक्सीलरेशन नहीं होगा, ठीक है। ये बात उन्होंने पूछी है कि क्या एक्सीलरेशन होगा अगर वो कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी। अब जब हमारी डायरेक्शन, जब हमारी स्पीड है, वेलोसिटी कांस्टेंट है यानी हम एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। हम लोगों ने डायरेक्शन जब चेंज करते हैं तब हमारी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, तो हमने डायरेक्शन नहीं चेंज की। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक ही डायरेक्शन में कॉन्स्टेंटली हम लोग जो है चल रहे हैं, ठीक है। तो जब हमारी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है तो हमारा एक्सीलरेशन नहीं होगा। नो अ बॉडी, सबसे पहले हम नो लिखेंगे। अब यहाँ पर रीजन भी लिख सकते हैं। रीजन लिखिए, जैसे यहाँ पर रीजन की हेडिंग दी हुई है, रीजन लिखिए और आगे लिखे हैं बॉडी मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी हैज जीरो एक्सीलरेशन बिकॉज बोथ इट्स स्पीड एंड डायरेक्शन रिमेन कांस्टेंट। कांस्टेंट वेलोसिटी का यही मतलब हो गया ना कि हमारी जो डायरेक्शन है वो भी कांस्टेंट होगी, मतलब एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है। तो हमारी स्पीड भी कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। जब ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट हो जाएंगी, स्पीड एंड डायरेक्शन, हमारा जो एक्सीलरेशन होगा वो जीरो होगा, ठीक है। आगे उन्होंने पूछा है कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड के साथ क्या होगा। यस, कांस्टेंट स्पीड के साथ यस आएगा, क्योंकि अगर हमारी स्पीड कांस्टेंट है लेकिन मे भी हम लोगों ने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया, जब डायरेक्शन हमारी चेंज हो गई है तो हमारी जो है वो भी चेंज हो जाएगी, क्या बोलते हैं इसके, जब हमारी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो हमारी वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये डायरेक्शन के स्पेलिंग ये देख लें। A body can have the acceleration even if speed is constant because the direction में change है, क्योंकि डायरेक्शन जब हमारी चेंज हो जाएगी हमारी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। जब वेलोसिटी में चेंज आएगा तो हमारा एक्सेलेरेशन होगा, ठीक है। तो जब कांस्टेंट स्पीड का आप लोगों ने बस ये याद रखे, कांस्टेंट स्पीड के लिए यस और कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए नो। और इसकी रीज़न क्या है कि हमारी जो स्पीड एंड डायरेक्शन है वो कांस्टेंट है। तो दूसरे में हमारी ऑटोमेटिकली अगर हमारी स्पीड कांस्टेंट है तो क्या हुआ, हमारी डायरेक्शन तो कांस्टेंट नहीं है, हमारी वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं है ना। जब तक वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो जाती, हमारा एक्सीलरेशन जो है वो